हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू के बारे में। और ये जो हमारे एमसीक्यू यहाँ पर होने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर होने वाले हैं। इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड प्लस करंट अफेयर। यानी करंट अफेयर के जो पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पर साथ साथ लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, ताकि आपका जो मेन पोर्शन है वो भी यहाँ पर लगातार कवर होता रहे। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि हाल ही में ही खबरों में रहा एहोम तीर्थ किस राज्य से यहाँ पर संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो आंध्र प्रदेश राज्य से यहाँ पर संबंधित है। और पिछले कई दिनों से ये जो एहोम तीर्थ है वो चर्चा में भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर पूर्वेता उत्सव भी यहाँ पर बनाया गया था। इसको लेकर ये काफी यहाँ पर चर्चा में रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कठिया गेहूं जिसे हाल ही में ही जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो जो कठिया गेहूं है वो संबंधित है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से भी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड की ये एक स्वदेशी प्रजाति है। बुंदेलखंड की एक क्या है? गेहूं की एक स्वदेशी प्रजाति है। और जीआई टैग प्राप्त करने वाला कृषि उत्पाद में यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कटिया गेहूं एक ऐसा पहला जो है उत्पाद बना है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला है, यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसने यह विशिष्टता यहाँ पर हासिल की है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल यहाँ पर क्या था? जो हर्षवर्धन है उसके राज्य का जो समयकाल था वो था यहाँ पर 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ष से भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हर्ष के बारे में, तो हर्ष की जो कैपिटल थी वो एग्जाम में अक्सर यहाँ पर पूछी जाती है। तो जो हर्ष की कैपिटल थी वो क्या थी? यहाँ पर कन्नौज। तो कन्नौज हर्ष की यहाँ पर कैपिटल थी। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर हर्ष को जो पराजित किया था, हर्ष को जो पराजित यहाँ पर किया था वो किया था यहाँ पर चालुक्य नरेश। चालुक्य का राजा था यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड ने यहाँ पर हर्ष को जो है वो यहाँ पर पराजित किया था। नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है वो यहाँ पर यह है कि हर्ष ने कुछ महत्वपूर्ण नाटक की भी यहाँ पर रचना यहाँ पर की थी। 3 ऐसे नाटक जो यहाँ पर हर्ष ने यहाँ पर लिखे थे वो थे यहाँ पर नागानंद। पहला जो नाटक था हमारे पास वो था यहाँ पर नागानंद। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर नाटक था वो था यहाँ पर रत्नावली। तीसरा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाटक जो यहाँ पर लिखा गया था वो था यहाँ पर
प्रियदर्शिका, ये जो है प्रियदर्शिका एक ऐसी कहानी, ऐसा नाटक था जो एक प्रेम प्रसंग को लेकर यहां पर लिखा गया था। नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस है वो है यहां पर एलोरा का कैलाश मंदिर किसने यहां पर बनवाया था? तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो यहां पर बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव प्रथम ने। अगर मैं बात करता हूं जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को ये समर्पित है पूरी तरीके से। और अगर मैं बात करता हूं ये जो मंदिर बनाया गया था यहाँ पर, ये पूरे पत्थर को काट के बनाया गया था, यानी अलग अलग से इस पे पीस जो है वो नहीं लगाए गए थे। पूरे पहाड़ को ही काट कर यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया था। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो इसकी शैली महत्वपूर्ण है, यानी किस शैली में इसका निर्माण किया गया था, तो वो थी यहां पर द्रविड़ शैली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में यहां पर है? हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 7वीं अनुसूची में यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है, यानी विषयों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में यहां पर किया गया है। और ये जो बंटवारा है ये स्पेशली 3 भागों में हमें यहां पर डिवाइड करा हुआ दिखता है। 3 भागों में यहां पर डिवाइड किया हुआ है। एक तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर पहली जो है हमारे पास वो है यहां पर संघ सूची, दूसरी जो है हमारे पास वो है यहां पर राज्य सूची, और तीसरी जो है हमारे पास वो है यहां पर क्या, समवर्ती सूची। अगर आप अपने ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में यहां पर है, तो वो है यहां पर 1, तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा यहां पर बी। हम बात करते हैं यहां पर जो विषयों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में, वहां पर जो संघ के विषय हैं उनको कानून बनाने का अधिकार यहां पर किसका है, सेंटर का। फिर हम बात करते हैं जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है यहां पर, वो है यहां पर स्टेट का। नेक्स्ट अगर बात करता हूं यहां पर जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंटर और स्टेट यहां पर दोनों को दिया गया है। लेकिन अगर किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंटर के कानून में, तो वहां पर सेंटर का जो कानून है वही वहां पर यहां पर लागू होने वाला है। एक जो इससे अलग है वो है वहां पर अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्ति, यानी कुछ ऐसी सब्जेक्ट या कुछ ऐसे विषय जो इन सब में इसका वर्णन नहीं किया गया है, वो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, वो हमेशा ही किसके पास होगी, सेंटर के पास यहां पर होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर अंतरिक्ष विज्ञान, तो जो अंतरिक्ष विज्ञान से जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहां पर किसका है, सेंटर का। फिर मैं बात करता हूं यहां पर जो हमारे पास यहां पर कृषि है, ये कहां से संबंधित है, ये संबंधित है स्टेट से। 1 हमारे पास समवर्ती सूची से है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहां संबंधित है, सेंटर से। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर अभी के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर प्रश्न है,
अगर मैं बात करता हूं उसकी कि धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में यहां पर किया गया है। तो यहां पर जो धन विधेयक है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो जो धन विधेयक है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में यहां पर धन विधेयक का जिक्र किया गया है। जो यहां पर धन विधेयक है इसमें सबसे अधिक जो पावर दी गई है, अगर मैं बात करता हूं धन विधेयक को लेकर जो पावर दी गई है, सबसे अधिक पावर यहां पर किसको है, लोकसभा को। और जो राज्यसभा है वो केवल कुछ दिनों तक ही धन विधेयक को यहां पर रोक के रख सकती है। और जो सिफारिशें यहां पर राज्यसभा के द्वारा की गई थी उनको मानने का अधिकार भी लोकसभा को यहां पर नहीं है। यानी और लोकसभा डिसाइड कर सकती है वो उनको यहां पर माने या नहीं माने, ये पूरी तरीके डिपेंड करेगा यहां पर लोकसभा के लिए। यदि किसी कारण से धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो जो करंट गवर्नमेंट है उसको यहां पर त्यागपत्र देना होगा। तो ये भी एक क्लोज यहां पर लिखा गया है। और धन विधेयक में कौन कौन से जो विषय होंगे, या तो किसी टैक्स को लेकर कोई रिफॉर्म्स किया गया है उसको आप धन विधेयक में यहां पर डाल सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी यहां पर महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को पूर्ण रूप से यहां पर बंद किया था। देखो अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रपति के लिए तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहां पर अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे वो काफी सुधारों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर बनाए गए थे और ये यूएसए के 16वें राष्ट्रपति थे। 16वें क्या थे, राष्ट्रपति यहां पर थे। अमेरिका की गुलामी या दास्ता को समाप्त करने के लिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था। और वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो था यहां पर, अगर मैं बात करता हूं वो अमेंडमेंट था यहां पर 16वां अमेंडमेंट, यानी 13 अमेंडमेंट यहां पर किया गया था। 13 अमेंडमेंट और 16वें वो क्या थे, यहां पर राष्ट्रपति थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर करंट अफेयर है कि भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का निर्माण किस स्थलाकृति की यहां पर रचना होती है। तो भूगर्भिक रिफ्ट जो है वो हमेशा याद रखना कि रिफ्ट घाटी के द्वारा ही यहां पर बनाई जाएगी। इससे यहां जो उसका होगा हमारे पास वो होगा यहां पर ए। अगर मैं बात करता हूं यहां पर हमेशा ही पृथ्वी के अंदर हलचल होती रहती है और किसी ना किसी तरीके का फोर्स हमेशा ही यहाँ पर काम करता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो इस तरीके का जो फोर्स है उसकी वजह से ये जो फोर्स है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा और इसमें जो फोर्स है वो यहाँ पर नीचे की तरफ लगा। जो इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, होर्स्ट। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर ये पूछ भी सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस है, अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध इनमें से किससे है। अनुक्रियाशील जो नेता संबंध है वो यहाँ पर है स्वराज्यवादियों से। हम बात करते हैं यहाँ पर स्वराज्यवादी या की जो स्थापना की गई थी वो 1923 में की गई थी। और आपको एक रिफॉर्म याद होगा 1991 का। 1991 का जो रिफॉर्म था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसके द्वारा जो किया गया था वो था यहाँ पर कि
प्रांतों के विषयों का यहां पर बंटवारा किया गया था। प्रांतों के विषयों का यहां पर बंटवारा किया गया था। और जब गांधी जी ने ये बंटवारा किया गया तो गांधी जी ने कहा था कि हम जो चुनाव यहां पर होंगे अब प्रांतों के अंदर, उसका हम पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं। लेकिन सी.आर. दास, चंद्रशेखर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा ये चाह रहे थे कि हम जो है यहाँ पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जो है अंग्रेजों का मुकाबला संसद में या विधानसभा में करें। पूरी तरीके से गांधी जी के खिलाफ थे। इन दोनों व्यक्तियों ने यहाँ पर कांग्रेस के अंदर ही स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी 1923 में। और 1924 में एक बड़ी सफलता मिली कि विट्ठल भाई पटेल जो है वहां अध्यक्ष बनकर चुने गए। तो एक बड़ी यहाँ पर सफलता इनको मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर किसने किया था? तो ये जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो यहाँ पर किया था मधुसूदन दत्ता के द्वारा। जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नील दर्पण की बात करता हूं तो 1860 में ये नील दर्पण लिखा गया था। और इसके लिखे जाने के पीछे जो बेस था वो था यहाँ पर नील विद्रोह। और ये जो विद्रोह हुआ था वो नील विद्रोह था, यानी ब्रिटिश जो व्यापारी लोग थे उन्होंने किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। भारतीय किसानों के साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि आप हमारे लिए नील की खेती यहाँ पर करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही यहाँ पर विवाद हुआ और उसका यहाँ पर विवाद हुआ, उस चीज को लेकर विवाद हुआ और उसी का ही यहाँ पर नील दर्पण नाटक में वर्णन किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी यहाँ पर दीनबंधु मित्र के द्वारा ही यहाँ पर लिखी गई थी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस पूरे फिगर के बारे में तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब जो है वो किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर भी इसको जो है देख सकते हैं। नील दर्पण नाटक है जो यहाँ पर लिखा गया था और दीनबंधु के द्वारा यहाँ पर ये लिखा गया और 1860 में ढाका में ये प्रकाशित किया गया था। तो इसको भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।